हाय एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज डॉक्टर छविकर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो जो बीए का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है, उसमें एक टॉपिक है आपका त्रिभाषा सूत्र, या हम जिसे कहते हैं थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। आज हम इसे बताएंगे व्हाट इज थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला और ये कब शुरू हुआ, और इसकी जब हम इसका क्रियान्वयन कराते हैं तो इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से जरूर पूछा जाता है। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि व्हाट इज थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, और आप इसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करिए। कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आप बताइए। तो किसी भी तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कैसे है। तो सबसे पहले थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभाषा सूत्र। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि भाषा का मेन काम क्या है। आपको पता है भाषा की वजह से ही हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं या किसी से बातचीत करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आज आपको लेक्चर दे रही हूँ तो मैं कोई भाषा का यूज़ कर रही हूँ, मैं हिंदी भाषा का यूज़ कर रही हूँ, तभी मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ और आप उसे समझ पा रहे हैं। तो भाषा का मेन काम होता है अपनी अभिव्यक्तियों को दूसरे तक पहुँचाना, और जिस व्यक्ति का भाषा पे बहुत कुशल ज्ञान होता है वो अपने व्यक्तित्व को तो डेवलप करता ही करता है, साथ के साथ वो अपने समाज और अपने राष्ट्र की उन्नति में भी सहायक होता है। आपने अपने आसपास देखे होंगे जो बहुत ही अच्छे बोलने वाले होते हैं, जो बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, जो बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, जनरली उनकी बात हर कोई मानता है क्योंकि वो जल्दी से कन्विंस कर देते हैं। आप अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ही एग्जाम्पल लीजिए। ही इज ए वेरी गुड ऑरेटर। वो जिस स्टेट में जाते हैं बिल्कुल वहाँ की ही वेशभूषा पहन के और उसी तरीके की भाषा को यूज़ करते हुए वो अपना जो भी स्पीच है उसे देते हैं। तो इसलिए जनता जो है हमेशा उनकी मुरीद बनी रहती है। तो उनका भाषा कौशल पे बहुत ही बढ़िया जो है आधिपत्य है, इसीलिए उनकी पर्सनैलिटी तो इतनी अच्छी है और वो देश विदेश में जाके भी अपने भारत का गौरव बढ़ाते हैं। और हमारा भारत देश तो बिल्कुल ही अनोखा देश है। आपको पता होगा हर 4 माइल्स पे जाने पे यहाँ पे कोई ना कोई लैंग्वेज बदल जाती है। तो इसीलिए भारत के संविधान में भी 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज को जो है अनुमति दी गई थी। बहुत सारी 22 लैंग्वेज है, उसमें से कुछ है हिंदी हो गई, बंगाली हो गई, आपकी उड़िया हो गई, तमिल हो गई, पंजाबी हो गई। तो बहुत सारी लैंग्वेज को जो कि टोटल 22 थी उनको उन्होंने जो है इसमें स्वीकृति प्रदान करी थी। अब जो भाषा होती है हमारे पूरे देश में कौन सी भाषा हो, हमारी शिक्षा के लिए कौन सी भाषा हो, क्योंकि 22 भाषाएं अब हमारे देश में, तो ये हमेशा एक विवाद का प्रश्न रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि भाषा का विवाद कहाँ से शुरू हुआ। आप देखिए, इस हिसाब से हम अपने पूरे समय को जो है कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, उसे हम 5 भागों में जो है विभाजित कर सकते हैं। पहला वैदिक काल, फिर बौद्ध काल हुआ, फिर मध्यकालीन जिसे मुस्लिम काल भी कहते हैं, फिर ब्रिटिश साम्राज्य का काल हुआ, और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा जो देश हुआ वो वाला काल कहलाता है। तो कौन कौन से हो गए? सबसे पहले वैदिक काल हुआ, फिर बौद्ध काल हुआ, उसके बाद हम मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन बोलते हैं, इसके बाद ब्रिटिश काल आया और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति का काल आया। तो वैदिक काल में क्या थे? वेदों की ही शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में जाके लोग पढ़ते थे। तो वेद जो थे संस्कृत में लिखे गए थे, तो इसीलिए जो शिक्षा का माध्यम था वो वहाँ पे संस्कृति था, क्योंकि जो वो पढ़ते थे वो भी संस्कृत थी, तो उसको समझने के लिए उन्हें शिक्षा भी संस्कृत में ही लेनी पड़ती थी। फिर बौद्ध काल में क्या हुआ? महात्मा बुद्ध ने संस्कृत को नहीं अपनाया, उन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं किसमें दी? पाली लैंग्वेज में दी, जो कि लोक भाषा की लैंग्वेज थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि संस्कृत में हम जब देते हैं तो जिन्हें संस्कृत समझ में आती है सिर्फ वही शिक्षा ले सकती हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपनी शिक्षाएं किसमें दी? लोक भाषा में, जो वहाँ की पाली लैंग्वेज थी उसमें दी। अब आया मध्यकाल। मध्यकाल में जो थी मुस्लिम शिक्षा प्रणाली विकसित हुई।
तो उन्होंने क्या किया, फारसी उनकी राजभाषा थी, तो उन्होंने फारसी और अरबी में शिक्षा देने का काम किया। उसके बाद उर्दू लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हुआ, तो फिर उन्होंने उर्दू लैंग्वेज में भी देना शुरू कर दिया। और ब्रिटिश काल में तो आपको पता ही है अंग्रेजों का शासन था, तो लॉर्ड मेकाले ने जब अपने शिक्षा का विवरण पत्र प्रस्तुत किया तो उसने कौन सी लैंग्वेज दी? यस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उसने अंग्रेजी को, इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाया। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बार बार यही आता रहा कि हम किस शिक्षा का माध्यम बनाएं, क्योंकि ब्रिटिश काल के बाद हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस वक्त अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम थी। तो इस वजह से बहुत सारी समितियां बनी, बहुत सारे आयोग बने। तो मैं कुछ आयोगों के आपको नाम बताती हूँ, जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको भी लिखने होंगे, तो मैं एक एक करके बताती हूँ। डॉक्टर ताराचंद समिति बनी, फिर आपका राधा कृष्णन आयोग बना, उसके बाद आपका मुदालियर आयोग बना, फिर भाषा आयोग बना, इसके बाद आपका जो है केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड बना, फिर एक मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ, फिर एक भावात्मक समिति बनी, उसके बाद काठोरी आयोग बना, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 डिक्लेयर हुई, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 डिक्लेयर हुई। तो ये आपको समिति आयोग भी अपनी पृष्ठभूमि में लिखनी है। तो एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, डॉक्टर ताराचंद समिति, दूसरा कौन सा हुआ? डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग, तीसरा कौन सा हुआ? मुदालियर आयोग, फिर नेक्स्ट कौन सा हुआ? भाषा आयोग, उसके बाद आया केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड, फिर आपका आया मुख्यमंत्री सम्मेलन, और उसके बाद आया आपका भावनात्मक समिति, उसके बाद आपका कोठारी आयोग आया। कोठारी आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन बहुत अच्छी सी दी थी। इसके बाद आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी उसने ज़्यादातर कोठारी आयोग की सिफारिशों को ही माना और उनको ही लागू किया। उसके बाद आपका आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इस तरीके से डिफरेंट आयोग बने और डिफरेंट समिति बनी, जिसमें उन्होंने जो है अलग अलग दिए कि हमारी शिक्षा का माध्यम कौन सा होना चाहिए। जो त्रिभाषा का, जो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला था, वो सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड ने दिया था। उन्होंने उसका ओरिजिनल फॉर्मूला दिया था, लेकिन उसके क्रियान्वयन में बहुत कठिनाई आ रही थी। तो जब कोठारी आयोग बैठा तो उसने देखा कि जब हम त्रिभाषा को फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं देश में, तो बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाई आ रही है। तो फिर उन्होंने उन कठिनाइयों को दूर करते हुए एक प्रैक्टिकल 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 था उसमें इसको अपनाया गया। तो ये थी हमारी राष्ट्र की भाषा कौन सी होनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज अपनानी चाहिए, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। उसके बाद फिर एक ये वाला विवाद हुआ कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए। देखिए, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा अलग होती है। मातृभाषा आपका जो नेटिव प्लेस है, उस जगह जो भाषा बोली जा रही है, जो उसकी क्षेत्र की भाषा है, वो आपकी मातृभाषा होती है। राष्ट्रभाषा वो होती है जिसमें सारा सरकारी कामकाज होता है, पूरे इंडिया में चलती है, तो वो आपकी राष्ट्रभाषा होती है। तो महात्मा गांधी ने जो है राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी को विकसित करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था हिंदी के मुकाबले में कोई भी भाषा नहीं ठहरती है। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि हिंदी के मुकाबले में कोई भी भाषा नहीं ठहरती है। उसी तरह से चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य ने भी कहा था, क्या कहा था कि हिंदी भाषा का ज्ञान सबको होना चाहिए और हर की शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि उन्हें हिंदी भाषा जरूर आए। महात्मा गांधी ने कहा कि हमें राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। जिस भाषा में ये सारी चीज़ें होती हैं उसी भाषा को हमें राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए। तो उन्होंने निम्नलिखित पॉइंट बताए थे। उन्होंने कहा राष्ट्रभाषा वो होनी चाहिए जो सरल, जिसे सब लोग उसे समझ सके। राष्ट्रभाषा देश के ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली जानी चाहिए, क्योंकि जब ये राष्ट्रभाषा है तो ज़्यादातर लोग उसे बोलते हो। सरकारी कर्मचारियों को उसमें काम करना आसान होना चाहिए, और आप कोई भी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक किसी भी चीज़ में विचारों का विनिमय करते हैं तो उसमें उस भाषा का जो नॉलेज है वो हम आसानी से ले सकें और उसमें अपने भावों की जो है अभिव्यक्ति कर सकें।
तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये सारी की सारी चीजें जो है हिंदी भाषा में मिलती है, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। तो फिर 14 सितंबर 1949 को एक प्रस्ताव पास हुआ कि हमारी राष्ट्रभाषा जो है हिंदी होनी चाहिए, और उस प्रस्ताव को जो है पास कर दिया गया। इसीलिए 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी दिवस कौन सा होता है, अब आप आराम से बता सकते हैं 14 सितंबर होता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा जो है डिक्लेयर किया गया था, इसीलिए हम जो है हिंदी दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रभाषा से रिलेटेड आता है, वो भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा जो थी हमारी हिंदी है, कब उसे प्रस्तुत किया गया, और महात्मा गांधी ने हिंदी के विषय में क्या बताया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने क्या बताया, और हिंदी में क्या क्या विशेषताएं थी जिसकी वजह से वो राष्ट्रभाषा बनी। अब हम आते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे। तो कोठारी आयोग की सिफारिशों को मान के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में 3 लैंग्वेज को जो है उन्होंने कहा कि ये 3 लैंग्वेज सीखनी चाहिए। सबसे पहली तो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उसकी जो भाषा है वो आपकी मातृभाषा है, तो आपकी शिक्षा का माध्यम जो है एक तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। दूसरी भाषा है आपकी राष्ट्रभाषा। अगर हिंदी क्षेत्र है तो वहाँ पे राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और जो हिंदी के क्षेत्र हैं वहाँ पे कोई आधुनिक भारतीय भाषा जैसे कोई दक्षिण की भाषा होनी चाहिए। तीसरी आपकी भाषा है कोई भी अंग्रेजी या कोई भी यूरोपियन भाषा, क्योंकि आजकल ज्ञान का संचार हो रहा है, पूरा विश्व ही एक गांव बन गया है। हमें अपने को टेक्नोलॉजिकल अपडेट रखने के लिए अंग्रेजी में लिखी पुस्तकों को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए अंग्रेजी का ज्ञान जो है बहुत जरूरी है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में या 3 भाषा सूत्र में कौन कौन सी 3 लैंग्वेज को दिया गया? एक तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा या फिर कोई आधुनिक दक्षिण भारतीय भाषा, और थर्ड थी आपकी अंग्रेजी या कोई यूरोपियन भाषा। तो ये था आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब आपको पता चल गया। सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा जो परामर्श बोर्ड था उसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, लेकिन उसको अप्लाई करने में कुछ कठिनाई आ रही थी, तो कोठारी आयोग ने इसका एक व्यवहारिक फॉर्मूला दिया। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने इसे अप्लाई कर दिया और इसमें 3 लैंग्वेज को लिया गया, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी और अन्य यूरोपियन भाषा। अब मैं आपको साथ के साथ ये भी बता देती हूँ कि जब हम राष्ट्रीय भाषा को अप्लाई करते हैं तो उनके क्रियान्वयन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। देखिए, अब कठिनाई देखिए, अगर हम दक्षिण में जाके हिंदी को राष्ट्रभाषा को पढ़ाते हैं तो ज़्यादातर लोग तो वहाँ पे दक्षिण की भाषा ही बोलते हैं, तो हिंदी भाषा को राज्य में क्रियान्वयन करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। और मुश्किल काम क्यों था? क्योंकि हिंदी में पढ़ाने के लिए आपको शिक्षक भी हिंदी भाषी होने चाहिए, तो हिंदी भाषी शिक्षक जो है पहले दक्षिण में रहें और वो शिक्षा दें, या फिर वहीं के लोग ट्रेंड हो, तो ये काम भी एक बहुत डिफिकल्ट वर्क था। क्योंकि हिंदी क्षेत्रों में हिंदी भाषा देना और हिंदी क्षेत्रों में कोई आधुनिक भारतीय भाषा में लेक्चर देने के लिए, शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए जो है हमें ट्रेन शिक्षकों की जरूरत थी, जो नहीं मिल रहा था। और इन सब की सैलरी देने के लिए, इनका क्रियान्वयन करने के लिए पूरे देश में जो है भारत की जो वो थी गवर्नमेंट, उसको बहुत ज़्यादा धन का खर्च हो रहा था और उनके बजट में इतना फाइनेंस नहीं उनको अरेंज हो रहा था। और जब बच्चों को आप माध्यमिक स्तर पे और तो सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने, साथ के साथ इन्हें 3 और लैंग्वेज पढ़नी है, तो उनके लिए पाठ्यक्रम थोड़ा कठिन हो जाता है। आप देखिए, बच्चे सोचेंगे हम हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, कॉमर्स ये तो पढ़ ही रहे हैं, साथ के साथ एडिशनल 3 लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, तो इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट। और इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। इतनी इम्पोर्टेंस हमारी राष्ट्रभाषा को नहीं दी गई थी जितनी इम्पोर्टेंस जो है इंग्लिश को दी गई थी। और हिंदी क्षेत्रों में जो साउथ की साइड है, आपको पता है वहाँ पे हिंदी भाषा का थोड़ा विरोध होता है, तो ये भी वहाँ पे इसको क्रियान्वयन करने में ये भी एक डिफिकल्टी आ रही थी। तो आपको पता चल गया कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होते हैं, और जब हम इसे अप्लाई करते हैं पूरे देश में तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन कठिनाइयों को धीरे धीरे दूर करते हुए और इसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए देश में इसे लागू करना चाहिए।
तो आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। भाषा की पृष्ठभूमि क्या है वो आपने बता दी, वैदिक काल, बौद्ध काल, मध्य काल, ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता प्राप्ति का काल। फिर आपने डिफरेंट आयोग भी बना दिए, फिर आपको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी पता चल गया और उनकी कठिनाई भी पता चल गई। और अगर आपसे क्वेश्चन में राष्ट्रभाषा हिंदी क्यों डिक्लेयर की गई, कब हो गई, वो भी मैंने इस लेक्चर में आपके कवर कर लिया है। आई थिंक कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसीलिए, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो बच्चों को ज़्यादातर फेस टू फेस लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, तो ये आपकी भी ड्यूटी होती है। जैसे मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर देके आपकी हेल्प करिए, तो आपकी भी ड्यूटी है, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, आप मेरे इस लेक्चर को उनको भी शेयर करिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।